जी हाँ, इंतजार खत्म हुआ। आप सब ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त देश की बड़ी तस्वीर क्या है। हम आपको बता दें कि एक महीने पहले जो हमने पोल किया था उसमें बीजेपी अपने दम पर 200 को पार कर रही थी और जो अब पूरे नतीजे सामने आ रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। मगर सियासत में आखिरी दिन तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम आपको बता दें शो में मेरे साथ तमाम खास मेहमान तो मौजूद हैं ही, हमारे साथ कई राजनीतिक रहनुमा भी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीपीएम की तरफ से जुड़ चुके हैं मोहम्मद सलीम, आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय, हमारे साथ ये भी बता दें सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, और साथ ही कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला जुड़ेंगे, नरेंद्र वर्मा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनसीपी के, और सुरेश प्रभु भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। मगर बड़ी तस्वीर क्या है, कितने तक पहुंचा है बीजेपी, ये जानने के लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे नेहा का। बड़ी तस्वीर की अब बात करते हैं और शुरुआत हम करेंगे वोट शेयर के साथ। 543 सीटें और हमारे सर्वे के मुताबिक एनडीए को 31% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, यूपीए को 24%, लेफ्ट को 5% वोट शेयर मिलेगा और अन्य के खाते में 40% वोट शेयर। इस वोट शेयर के बाद अब सीटों के हिसाब से देख लेते हैं। एनडीए को 236 सीटें मिलने का अनुमान है, यूपीए सिर्फ 92 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा, लेफ्ट को 29 सीटें और अन्य को 186 सीटें। बड़ी तस्वीर ये कि एनडीए बहुत आगे निकल गया है, कोई चुनौती यूपीए की तरफ से नहीं। और उसमें ब्रेकअप देख लेते हैं, बीजेपी को अपने दम पर 217 सीटें मिल रही हैं और जो बाकी साथी दल हैं वो 19 सीट लेकर आ रहे हैं, तो यह आंकड़ा 236 तक पहुंच रहा है 543 सीटों में। अब बात यूपीए की 92 सीट, इसमें से 73 पर सिमट गई है कांग्रेस पार्टी और बाकी साथी दल 19 सीटें लेकर आ रहे हैं और इसीलिए यूपीए का आंकड़ा इस सर्वे के मुताबिक 92 सीट पर जाकर अटक रहा है, यानी एनडीए को साफ तौर पर बहुत भारी फायदा। फरवरी और जनवरी के सर्वे की तुलना कर लेते हैं, तब 226 सीटें हमारे सर्वे के हिसाब से मिल रही थी एनडीए को, ये 10 सीटें बढ़ गया है, जो 236 तक पहुंच गया है। यूपीए की बात करें, जनवरी के सर्वे में 101 सीटें थी, ये 9 सीटें घटकर 92 पर आ गया है। लेफ्ट की भी 1 सीट कम हुई है, 29 पे लेफ्ट का आंकड़ा और अन्य का आंकड़ा वहीं का वहीं है 186 सीटों का। तो ये तुलनात्मक जो एक अध्ययन है वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक महीने के अंतराल में एनडीए को 10 सीटों का और फायदा हुआ है। अब इस सर्वे की बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभर रहा है और पिछले एक महीने में हमारा सर्वे बता रहा है कि 10 सीटों का हुआ है और फायदा। लेकिन एनडीए बहुमत से अब भी दूर है। जो 272 प्लस का नरेंद्र मोदी का मिशन है, यह अभी पूरा नहीं हो रहा है। यूपीए को 100 सीट भी नहीं मिल रही है, तो यूपीए को घोटाले, भ्रष्टाचार, तमाम तरह के जो सवाल है उनसे जूझना पड़ रहा है और यह आंकड़ा 100 तक भी नहीं पहुंच रहा है। अब प्रधानमंत्री पद की पसंद कौन? नरेंद्र मोदी के लिए 57% जनता का मानना है कि उनकी पहली पसंद है। आपको बता दें जनवरी में यह आंकड़ा 53% था हमारे सर्वे के मुताबिक, इसमें इजाफा हुआ है। राहुल गांधी के लिए 18% जनता चाहती कि वो प्रधानमंत्री बने, इस आंकड़े में भी इजाफा हुआ है जनवरी सर्वे के आधार पर अगर फरवरी का सर्वे देखें। और अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ 3% जनता कह रही है, ये पहले 5% था, तो अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में यह आंकड़ा घटा है। लेकिन अभिसार बड़ी बात यह कि एनडीए बहुत आगे है और यूपी और कांग्रेस किसी भी स्थिति में चुनौती देता नहीं लग रहा। बिल्कुल नेहा, और कुछ देर दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि कहीं कांग्रेस डबल डिजिट में तो नहीं आएगा, यहां तो कांग्रेस दूर की बात है, यूपीए डबल डिजिट में आ गई है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। ओपिनियन पोल्स पे बधाई देने का वैसे भी परंपरा नहीं रही है, और इसलिए मैं जो आपसे सवाल करने वाला हूं, हमारे पोल का एक पहलू यह भी था कि अगर बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और पासवान साथ में आ जाते हैं तो आप 16 सीट्स तक आ सकते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर मायावती और कांग्रेस मिल जाते हैं तो संभवतः 40 तक, जो अभी हमारा अपना आंकड़ा है, वहां तक बीजेपी न पहुंचे। क्या आपको यह जहन में डर है कि अगर चुनावी गठबंधन विपक्ष सही तरीके से कर पाया तो आपकी पार्टी में खलल पड़ सकती है? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि जैसे आपके चुनावी सर्वे ने दिखाया कि माह दर माह भारतीय जनता पार्टी का और श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें विश्वास है कि जिस दिन अंतिम मतदान का दिन आएगा उस दिन तक हम निर्णायक रूप से बहुमत के पास होंगे। अब जो गठबंधन की आपने बात कही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में आप जिन गठबंधनों की बात कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो बहुत सहज नहीं है। और यदि गठबंधन हुआ भी तो उनसे उन दलों को लाभ होगा अथवा हानि। मैं ये उदाहरण के साथ बोलता हूं, 1996 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हुआ था।
उससे पहले 1993 की विधानसभा में कांग्रेस के पास 56 सीटें हुआ करती थी और 1996 की विधानसभा में घट के 28 सीटें रह गई थी। क्यों? क्योंकि जब आप गठबंधन होता तो राजनीति में 2 + 2 = 4 नहीं होता है। जो वोटर कांग्रेस को वोट करने वाला था उसने बसपा को वोट नहीं किया, तो कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि शहरी क्षेत्रों में सुधांशु जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे तो इसलिए कि उत्तर जो आप प्रदेश कह रहे हैं और बिहार की गठबंधन में- सियासत इतनी पेचीदा है, लिहाजा महज एक व्यक्ति विशेष की वेव पर अगर आप बात को आगे बढ़ाना चाहें तो संभवतः वो हकीकत से काफी दूर होगी। आप बात 93-96 की कर रहे हैं, हम 2014 में इस वक्त, जब सियासत कहीं ज्यादा पेचीदा है। मैं इसी यथार्थ की बात कर रहा हूं कि देखिए, जो हम जिन दलों के गठबंधन की आप बात कर रहे हैं उनमें कांग्रेस है जिसका कोई प्रभाव नहीं है। दूसरे दल जो बसपा और आप एलजेपी और आरजेडी की बात कर रहे हैं वो समाज के एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आप उभार उत्तर प्रदेश और बिहार में देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के साथ वो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को ट्रांसेंडिंग दी बैरियर्स और डिफरेंट क्लासेस आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों में जो एक गुणात्मक अंतर है, ये एक सकारात्मक वोट है जो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों तक फैला हुआ है और सबको सम्मिलित लेके आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए चुनाव तक इस प्रक्रिया के कंसोलिडेट होने की संभावना मुझे अधिक नजर आती है, बजाय इसके कि कुछ सेगमेंट के वोट जो हैं वो एक साथ होंगे तो दूसरा सेगमेंट कैसे रिएक्ट तो यहाँ करेगा? पर सुधांशु ये जी भी का एक मानना है सामाजिक कि नरेंद्र मनोविज्ञान और मोदी का राजनीतिक विजय रथ बढ़ेगा। अभय जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ, क्या सियासत अब उसी दिशा में चलती आपको दिखाई दे रही है या चुनावी गठबंधन चीजें हकीकत को बदल सकते हैं जमीन पर? देखिए, नरेंद्र मोदी का विजय रथ तो केवल 2 शक्तियां रोक सकती हैं। कांग्रेस रोक सकती थी और क्षेत्रीय ताकतें उसमें बाधा डाल सकते हैं। कांग्रेस ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं, वो न्यूनतम हानि की रणनीति पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अधिकतम लाभ की है। अब केवल क्षेत्रीय ताकतें ही नरेंद्र मोदी की जीत को मंद कर सकती हैं, क्योंकि वरना कोई प्रतियोगिता ही नहीं है। जब टीम एक ही खेल रही है, आपका सर्वे बताता है, ऐसा लगता है कि कई प्रांतों में तो टीम एक ही खेल रही है। कांग्रेस को किसी भी प्रांत में आपका सर्वे 10 सीटें भी नहीं दे रहा है। तो ये स्थिति जो बताती है, मान लीजिए आपका सर्वे नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रति ज्यादा मेहरबान है, अगर इस बात को मान लें, तब भी आप कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? बिल्कुल। किस हद तक कांग्रेस के पक्ष में झुकेगा? तो कांग्रेस का तो कोई खेल है कांग्रेस की विश्वसनीयता लगातार खत्म होती दिख रही है। रशीद किदवई, अभी सर देखिए क्या होता है, तीसरे मोर्चे की संभावना तभी बढ़ सकती है जब कांग्रेस एक रीजनेबल नंबर पे 100 सीटें जी, आए। जी। लेकिन अगर कांग्रेस का बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है तो तीसरा मोर्चा कहीं भी नहीं आता। तीसरा मोर्चा कहीं मोहम्मद सलीम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीपीएम की बहुत बुरी हालत है हमारे पोल के हिसाब से, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि केरल में भी, और लगातार जिस तरह से कांग्रेस का विश्वसनीयता ग्राफ नीचे जा रहा है, वामपंथी दलों का भी यही हश्र होता नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि इस वजह से तीसरे मोर्चे की गठन की कोई भी कोशिश वो बेमानी बेमानी ही होगी? बिल्कुल आपके ये अनुमान गलत है। मैं आपको ये कहता हूं तर्क से ही, जब कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है और औंधे मुंह गिर रहे हैं, तो आप तीसरा मोर्चा या लेफ्ट का कांग्रेस के साथ एक साथ एपिटफ न लिखो तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे अभी आपने सुना ही कि बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को रोकने में कांग्रेस नाकामयाब है, और यही कारण है जहां जहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी या अच्छी हो सकती थी, वहां बीजेपी की बढ़त आपको देखने मिल रही है। और यही कारण है, इसलिए बीजेपी को अगर रोक सकते हैं वसूली तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, तो वो वामपंथी के नेतृत्व में या साथ में आंचलिक, मगर ऐसा हो नहीं रहा है ना सलीम साहब। उस तरह से अभी तक सलीम साहब, ऐसा हो नहीं रहा नहीं किया है। होगा, इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। आगे आगे एनडीए तो बनी हुई थी, बनाई हुई थी। हम ये भी जानना चाहते हैं कि बीजेपी से कम बीजेपी की जो पूरी कोशिश है वो एक व्यक्ति विशेष पर है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा वो फायदा तो यहां दिला रहा है, मगर क्या दूरगामी परिणाम आने वाले दिनों में वो स्ट्रैटेजी काम करती रहेगी, ये भी हम जानेंगे। तो एबीपी न्यूज की ओपिनियन पोल की जो बड़ी खबर है कि यूपीए 2 डिजिट्स में सिमट रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 236 तक एनडीए पहुंच रहा है, 217 खुद यहां पर बीजेपी। कई खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सुरेश प्रभु, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप उस एनडीए का भी हिस्सा थे जिसके मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी थे। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, इस वक्त जो बीजेपी की रणनीति है वो पूरी तरह से मोदी के करिश्मे पर केंद्रित है। क्या आपको यह लगता है कि ये
पूरे गठबंधन के लिए एक कारगर रणनीति है? देखिए, ये रणनीति हो या न हो, लोगों की चाहत क्या है इसके ऊपर ये निर्भर करता है। यदि पूरे देश में आज मोदी जी के नाम पे लहर बह रही है, उसका मतलब यही हुआ कि आज पूरी जनता ये चाहती है, केरला से लेके कन्याकुमारी से लेके सीधे कश्मीर तक, कि आज मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। उसकी वजह भी यह है कि जो इस तरह से कांग्रेस ने पिछले 10 साल में कारोबार किया, पूरे आप स्वतंत्रता से लेके आज तक देखेंगे तो 5 से 7 साल छोड़ देंगे तो कांग्रेस ने जिस तरह से राज किया, और उसके मुकाबले में आज गुजरात में नहीं, मगर क्या आप ऐसी सियासत का समर्थन कर रहे हैं जहां सियासत व्यक्ति केंद्रित हो? लोग चाहते हैं। ऐसा तो वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ था। क्या आप ऐसी सियासत का समर्थन करते हैं जहां एक व्यक्ति केंद्रित सियासत हो? ये व्यक्ति केंद्रित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन एक नेता है। और जो नेता होता है वो नेता इसीलिए बनता है क्योंकि उनकी जो नीति होती है, नीति से तो नेता बनता है। चलिए, आप जिस तरह से नीति चलाएंगे, वो नीतियों को लेके लोग यदि वो नीतियों को चाहेंगे तो नेता भी नीति के साथ में जुड़ जाता है। तो जो नीति रही नरेंद्र मोदी जी की, ये नीति रही कि विकास की नीति। मोदी जी की नीति रही कि सब भारत के सभी लोगों को जोड़ने की नीति रही। और साथ साथ में मोदी जी अगले की बात कर रहे, पिछले की बात नहीं कर रहे। कुछ लोग आके कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया। मोदी जी कह रहे हमने किया, वो गुजरात में किया। अभी मैं पूरे देश के लिए ऐसे करके दिखाना चाहता हूं। और क्या यही वजह है, कि बीजेपी 217 तक यहां पर पहुंचती दिखाई दे रही है? कई खास मेहमान यहां पर। ब्रेक में जाने से पहले मोहम्मद सलीम कह रहे थे कि मोदी को चुनौती नहीं मिल रही है कांग्रेस से। नरेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। नरेंद्र जी, आप खुद अपनी पार्टी को देखिए, कितनी ज्यादा असमंजस है नरेंद्र मोदी को लेकर। कुछ दिनों पहले उनका, आपके पार्टी के नेता उनकी तारीफ कर रहे थे एक तरह से, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, त्रिपाठी साहब हो। आज शरद पवार ने उन पर हमला कर दिया। तो नरेंद्र मोदी को क्या रणनीति होनी चाहिए? विपक्ष के पास कोई प्लान ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि नरेंद्र मोदी के संदर्भ में एनसीपी ने कभी भी उनकी तारीफ की है, इसमें सत्यता नहीं है। एनसीपी के नेताओं ने हकीकत बयां की थी, जब भी हुआ है हकीकत बयान की थी, क्योंकि एनडीए से एनसीपी ने हमेशा एक अंतर रखा है। 1999 में जब एनसीपी जन्मी थी, 2 महीने के कालावधि में हमने आम चुनाव के सामने हम गए थे, और उस वक्त एनडीए सत्ता में आई थी। हम चाहते तो उस वक्त एनडीए के साथ जा सकते थे। एनसीपी किस परिस्थिति में कांग्रेस से अलग हुई थी, ये पूरा देश जानता है। तो हमारे नेताओं ने कभी ऐसे वक्तव्य नहीं किए हैं जिससे आप ये कह सकते हैं मेरे कि शो में नरेंद्र जी, हमने कहा, मेरे ही शो में ऐसा लग रहा था कि एनसीपी जो है वो दरअसल एनडीए का हिस्सा है। कुछ दिनों पहले मैंने एक शो किया था, ऐसा लग रहा था कि एनसीपी के जो नेता हैं वो दरअसल एनडीए का हिस्सा है। आपके वक्तव्य इस तरह से उस वक्त थे। अब आप एक तरह से करेक्शन कर रहे हैं, पाथ करेक्शन कर रहे हैं आप। ये क्यों नहीं कहते आप? मैं वो बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी का एक जो स्टेटमेंट आया था, उनका यही स्टेटमेंट था, जबकि जुडिशरी ने गुजरात के दंगों पर पूरी तरह से तहकीकात करके उन्होंने अपनी राय दी थी। और दूसरा, क्या शरद पवार इनसे मिले थे नरेंद्र मोदी से? शरद पवार इस देश के कृषि मंत्री है, और कृषि मंत्री के मंत्रालय में काम करते यानी कि आप ये कह रहे हैं उन्होंने अपनी राय नहीं बदली। गोपाल राय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के गोपाल राय भी हैं। गोपाल राय, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। गोपाल राय, ठीक है नरेंद्र जी, मैं आपकी बात समझ गया। नरेंद्र जी, गोपाल राय हमारे साथ काफी अरसे से बैठे हैं। गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे पोल्स बता रहे हैं कि बेशक आपने दिल्ली में जोरदार दस्तक दी है, आपको 6 सीटें मिल रही हैं 7 में से, मगर देश भर में प्रभाव नहीं है। तो मेरा सीधा सवाल है और इस पर जवाब चाहूंगा, क्या वक्त नहीं आ गया कि आम आदमी पार्टी लाइक माइंडेड पार्टीज की तलाश करे? मसलन ममता बनर्जी, बीजेडी, नीतीश कुमार। क्या आपको नहीं लगता है कि इनके साथ मिलके एक गठबंधन कायम किया जाए, जिसकी अगुवाई आप भी कर सकते हैं, कोई और कर सकता है? तो क्यों नहीं ये एक व्यावहारिक विकल्प है ये? गोपाल जी, देखिए, पहली बात है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो एक नई राजनीति के लिए हुआ है। परंपरागत राजनीति और नीति और नियति का जो खेल कांग्रेस भाजपा करती रही है वो अपने दायरे में दौड़ रही है।
जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो भी अपने दायरे में दौड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो स्पेस है और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है, आज क्या दिखा रहा है सर्वे अलग मैटर है। कल से हम लोग भी अपना अभियान देश में शुरू करने जा रहे हैं और कल के बाद आप देखिएगा कि इस देश में हम थर्ड फ्रंट नहीं बनना चाह रहे और हैं भी नहीं, हम एक फाइटिंग फ्रंट हैं। और मोदी जो आज नहीं, मगर राजनीति में आपकी व्यावहारिकता बनी रहे उसके लिए जरूरी है कि आपको साथी तलाशने पड़ेंगे। आपको अपनी व्यावहारिकता भी बनाए रखनी है ना राष्ट्रीय राजनीति में, तो आपको साथी तलाशने पड़ेंगे। हमारी प्राथमिकता है देश के अंदर उस राजनीति को इस्टेब्लिश करना जो दिल्ली से शुरू हुई है। चलिए, और उसके लिए कोई साथी अभी मिल पाएगा देश में, हम लोगों को ऐसा लगता नहीं है, जो पूरी भारतीय राजनीति की तस्वीर है। चलिए, हम आपको ये भी बता दें कि अक्सर ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस के नेता शुमार नहीं होते हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हम जानेंगे कांग्रेस की इस दयनीय हालत के लिए वो इसे किस तरह से देखते हैं। तो एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी का विजय रथ बदस्तूर आगे बढ़ रहा है, मगर बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है, सीधे रुख करते हैं नेहा का। अपने दर्शकों को बता देते हैं एबीपी न्यूज नीलसन के पोल की बड़ी तस्वीर, और बड़ी तस्वीर ये है कि 543 में से 236 सीटें जा रही हैं एनडीए को और इसमें 217 सीटें बीजेपी अपने दम पर ला रही है। यूपीए को 92 सीटें, लेफ्ट के खाते में 29 और अन्य के पास 186। तो यूपीए बहुत पिछड़ रहा है। अब बड़ी बात इस सर्वे की जो सामने आई है, जल्दी से उस पर नजर डाल लें। एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है 236 सीट के साथ और कोई चुनौती यूपीए की तरफ से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एनडीए बहुमत के आंकड़े से अब भी दूर है। यूपीए को 100 सीट भी नहीं मिल रही है, 92 पर सिमट रहा है यूपीए, जिसमें 73 सीटें कांग्रेस पार्टी की हैं। तो यूपीए को लगातार हो रहा है नुकसान। और प्रधानमंत्री पद को लेकर जनता में क्या नजरिया है? 57% नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद मानते हैं, 18% राहुल गांधी को और 3% है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। तो कुल मिलाकर के जो माहौल है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। और उसे समझना मुश्किल भी नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। शहजाद, मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहता हूं, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले से हार मान चुके हैं। जीतना है ये कोशिश नहीं है, नरेंद्र मोदी को नहीं जीतना चाहिए, और यही जो है आप लोगों का जो है एपिटाफ जो है वो लिख रहा है। क्यों ना माने हम इस बात को? सही इसलिए मत मानिए क्योंकि यदि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पे ही देश का जो प्रधानमंत्री है ये बनना तय हो जाता तो चुनावों की कोई आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति एक ओपिनियन पोल करवा देते एसी नीलसन द्वारा और सारी बातें तय हो जाती। 13 ओपिनियन पोल किए गए थे 2009 में और उसका क्या हुआ हमें हर्ष पता है। किसी ने भी कांग्रेस को 200 नहीं। शहजाद, आपकी बात वाजिब है कि ओपिनियन पोल पर आप अपनी राय रख सकते हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा था, मैं कांग्रेस की रणनीति की बात कर रहा हूं। कांग्रेस जीत की तरफ कोशिश नहीं कर रही है, आपकी कोशिश लगातार यही है कि मोदी को नहीं जीतना चाहिए। नहीं, ये सरासर गलत बात है। हमारी रणनीति हमेशा से ये रही है कि देश में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति बनी रहे और बरकरार रहे। और इन सर्वेज में ये फैक्टर नहीं होता कि जब सारी धर्मनिरपेक्ष पार्टी इस संकल्प के साथ में आएगी कि जो सांप्रदायिकता की ये जो रथ है, ये रथ सांप्रदायिकता के तेल पे चल रहा है और इस रथ को रोकने के लिए जब सारी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां साथ में आएगी तो लहर नहीं दौड़ेगी, चर्चा होगी, ये चाय पार्टी में कोई जाएगा नहीं। आपकी दिक्कत यही होने वाली है कि जब धर्मनिरपेक्षता का नारा दिया जाएगा तो जो तमाम पार्टियां हैं वो एक मंच पर आ जाएंगी और ये जो है नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल का सबब साबित हो सकता है। देखिए, तमाम दल जो भिन्न भिन्न बातें कर रहे हैं उनको अगर आप निष्कर्ष रूप में देखें तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तमाम क्षेत्रीय दल जो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं वो अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। सरकार बनाने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए। कांग्रेस फ्रंट फुट पे नहीं खेल रही है, आप पहली डिफेंसिव पर हैं, आप पहली रक्षात्मक मुद्रा पे। शहजाद, ये चुनाव
सुधांशु जी की बड़ी इज्जत करता हूं, पर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव देश को बचाने के लिए और इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति है, जो सेक्युलरिज्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल देश को बचाने के लिए या राहुल गांधी की छवि को बचाने के लिए? यदि हार का सामना करना पड़े या जीत का, हम अपने सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? यहाँ पर आपने ओपिनियन पोल किया है कि हम नहीं जीत रहे, पर हम सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस जिस अपनी बोली बोलेगी सांप्रदायिकता पे, बीजेपी अपनी बोली बोलेगी। देश के सामने 10 साल के बाद और पिछले 5 साल के जितने त्रासदेही राज रहा है, जो पॉलिसी पैरालिसिस हुई, इन्फ्लेशन हुआ, कई साल, तो देश का वोटर विकल्प ढूंढ रहा है। जहां पर उसको विकल्प दिखाई दे रहा है, वहां जैसे कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं और जहां पर बीजेपी नहीं है, तो वहां पर वो कांग्रेस के विरोध वोट कर रहा है। सारे राज्यों में आप देखो, कांग्रेस किसी भी राज्य में डबल डिजिट पर नहीं है। और हम लोग जब भी कहते हैं कि व्यक्ति विशेष है बीजेपी का, एक दूसरी बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कठिनाइयों से आम वोटर गुजर रहा है, वो विकल्प ढूंढ रहा है। इसलिए अगर वो दिल्ली में उसको आम आदमी पार्टी विकल्प दिखती है, तो आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है, पक्ष में वोट कर रहा है। मोहम्मद सलीम, विकल्प पे वोट कर रहा है वोटर, और आप विकल्प नहीं दे पा रहे हैं, और यही वजह है कि लेफ्ट भी कमजोर दिखाई दे रही है इसमें। और जाहिर सी बात है, जब लायंस शेयर हमेशा तीसरे मोर्चे में लेफ्ट का रहा है, अब जब लेफ्ट ही कमजोर होगी तो तीसरा मोर्चा कहां से? ये बात सही है आपके, मैं सुनाता हूं कि आपने लेफ्ट का तो भूमिका माना, मैं तीसरा मोर्चा की बात हम किए ही नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग तीसरे मोर्चे को अहमियत दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं तीसरी ताकत की अहमियत क्या है। जो मोर्चा का गठन नहीं हुआ, अभी हम करना भी नहीं चाहते चुनाव से पहले, लेकिन उसको आप दरकिनारे नहीं कर सकते। हमने ये कहा गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा एक विकल्प, जो नीतियों के आधार पर, जो बेरोजगारी, जो महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऐसे तमाम शक्तियों की इकट्ठा करना पड़ेगा जो सांप्रदायिकता के विरोध में वचनबद्ध हैं। और ये तीसरा विकल्प है, तीसरा मोर्चा नहीं क्या है। ये सांप्रदायिक का नारा अभी भी व्यावहारिक है? ढूंढ रहे हैं सलीम साहब, क्या ये सांप्रदायिकता वाला नारा अभी भी व्यावहारिक बिल्कुल है? बिल्कुल है। इसमें तृणमूल कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? में अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, गोष्ठी, तमाम ऐसी पार्टीज हैं जिसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी सर दूसरी बात हमको जानना चाहिए यहाँ पर, एक दूसरी बात, तृणमूल तो नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी है, सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। अभी भी वो ढूंढ रहे हैं। सुन लीजिए, मोदी जी 2 लड्डू की बात की है कलकत्ते में। कलकत्ते में आकर 2 लड्डू की बात कहे हैं मोदी जी कि ममता और मोदी। आप पूरे देश में नमो कह रहे हैं, यहाँ बंगाल में वो ममो कह के गए हैं, ममता मोदी। और इसलिए वो धनपेश जो 14 दल इकट्ठा हुए, उसमें तृणमूल का कोई भूमिका नहीं है। और तृणमूल किसी भी वक्त जा सकती है, वो इससे पहले भी गए चुके हैं, और आज भी वो सांप्रदायिकता के विरोध में कोई नीतिगत अवस्थान नहीं ले रहे हैं। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी जी की एक पार्टी के बारे में ममता बनर्जी ने कोई बहुत अच्छी बातें तो कही नहीं थी। सुधांशु जी, क्या आपको लग रहा है कि राजनीतिक दोहराव पैदा करने वाले, चूंकि एक शख्सियत माने जाते रहे हैं नरेंद्र मोदी, लिहाजा वो 30-40 सीटें भी जो कम पड़ेंगी एनडीए के लिए, वो आपके लिए भारी पड़ेंगी? देखिए, मैं पहला तो ये कहना चाहूंगा कि सीटें कम नहीं पड़ने वाली। जैसे मैं पहले कह रहा था कि देश की जनता इतनी समझदार है कि कौन सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, उसको सरकार बनाने का पूरा मौका देगी। मगर जो सांप्रदायिकता का विषय उठाया जा रहा है, इसमें मैं कहना चाहूंगा, आपने कहावत सुनी होगी ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये जो पूरा डूबता हुआ जहाज है यूपीए का और तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों का, ये डूबते को धर्मनिरपेक्षता का सहारा, यानी जब विकास पे न लड़ पाओ, न महंगाई पे लड़ पाओ, न भ्रष्टाचार पे लड़ पाओ, न कुशासन पे लड़ पाओ, जैसे राज्य विधानसभा के चुनावों में सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं था। इसका आप रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? कहां निधन खड़े? नरेंद्र वर्मा, इसका जवाब देना चाहेंगे? आखिर की स्थिति में आप मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। उसके पहले मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि इस ओपिनियन पोल पे मैं अपना थोड़ा विचार रख लूं और फिर मैं उनके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि जब इस देश में आम चुनाव या विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इस तरह के सर्वे होते रहे हैं और उसके जो नतीजे आए हैं वो मिले जुले आए हैं। उदाहरण के तौर पे 2004 में जब एनडीए ने अपना कार्यकाल खत्म किया था, हम चर्चा तो इसी प्रकार का माहौल पूरे देश में था। इंडिया शाइनिंग के तहत कि भाई एनडीए आ रहा है, पूरे देश ने वो नतीजा देखा। यूपीए तो मुझे कहने दीजिए, आंकड़े से मत लड़िए, मैं आपको एक नया आंकड़ा दे रहा हूँ। नरेंद्र जी, एक नया आंकड़ा आप देखिए,
भाई ये आप देखिए कि जरूर इसमें बीजेपी की सीटें बढ़ती नजर आ रही है, पर अभी सर देखने वाली बात यह है कि अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो दोनों राष्ट्रीय दल यानी कांग्रेस और बीजेपी, इनका जो आंकड़ा था वो 50 से कम था, 49% था। इस बार भी अगर आप देखें तो बीजेपी की सीटें करीब 9% बढ़ी हैं, कांग्रेस की सीटें करीब 8% बढ़ी हैं, यानी 50% से आंकड़ा इस बार भी कम है। पिछली बार के मुकाबले पिछली बार 47.5 था, इस बार इनको 1% आगे बढ़ा है। क्या ये तीसरे मोर्चे के लिए उम्मीदें जगाती है? ये जो आपका ओपिनियन पोल है, यानी आज से 20 साल पहले इन दोनों पार्टियों को 50-55%, 57% वोट तब आया था। यानी 20 साल में आप 50 से नीचे आ गए हैं। सीटें जरूर बढ़ी हैं, पर वोट क्या आपके बढ़े हैं? ये सुरेश प्रभु ये बड़ा सवाल बीजेपी से भी है, क्योंकि बीजेपी कह रहे हैं कि नए मतदाता उनके साथ हैं, एडिशनल मतदाता आ रहे हैं। नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा। सुरेश प्रभु एक मिनट, सुरेश प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां दिबांग ने बताई कि दोनों राष्ट्रीय दल का जो वोट प्रतिशत है वो 50 से कम है, यानी कि अगर एक मजबूत विकल्प दे तमाम कुछ गठबंधन पार्टियां मिलके तो वो चुनौती दे सकते हैं आपके इस विजय रथ को। देखिए, एक तो दो बात यहाँ पे साफ करनी चाहिए। एक तो जब हम बात करते हैं सांप्रदायिकता की, धर्मनिरपेक्षता की, तो क्या हम ये सोचते हैं कि जो लोग पूरे देश में वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सांप्रदायिक के खिलाफ ही है, और इसीलिए वो बीजेपी और एनडीए को वोट कर रहे हैं। यदि वो लोग यदि सांप्रदायिक है, ऐसा ही लोगों का कहना है, जो लोग कह रहे हैं, तो मैं मानता हूँ क्या वो लोगों के खिलाफ बात करें? ये जनतंत्र है, सांप्रदायिक होगा, नेता सांप्रदायिक है। लेकिन आप सिलसिले में रहते हुए जरूर एक बात, चलिए दूसरी बात कि इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि एक पार्टी तमिलनाडु में, मेरा सुरेश प्रभु जी से यही कहना है, तीसरी पार्टी है ओडिशा में है। इन पार्टियों में कोई तालमेल नहीं है, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है। कोई कॉमन प्रोग्राम न होने के बावजूद यदि वो सरकार बनाने की कोशिश चुनाव के बाद में करेंगे तो क्या ये लोगों के साथ में इंसाफी होगी या बेइंसाफी होगी? तो ये यहाँ पर जो हम सुरेश प्रभु और जो बात यहाँ पर सुधांशु जी रख रहे हैं कि सांप्रदायिकता का जो नारा है एक डूबते को तिनके का सहारा है, और ये भी कि इस ऐसे माहौल में सांप्रदायिकता के नारे की कितनी व्यावहारिकता है मौजूदा सियासत में, और वही क्या नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल का सबब साबित होगा। तो देश के इस ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आ रहे हैं, मगर सियासत में आखिरी दिन तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें क्या कोई है ऐसा छुपा हुआ चेहरा? अंग्रेजी में जुमला है डार्क हॉर्स। हम अपने तमाम पैनलिस्ट से जानना चाहेंगे। सबसे पहले केवी प्रसाद आपसे जानें, आपके हिसाब से कौन डार्क हॉर्स हो सकता है सियासत का, जो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है? कई सारे चेहरे हैं सामने, कई सारे आते हैं इस वक्त, लेकिन सबसे पहली बात यह है अगर फैसला हो कि 300 सीटें तो आपने बाहर दिखाई अन्य, यानी कि बीजेपी 236, 543 के सदन में 300 लोग तो बाहर हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो जो डार्क हॉर्स है वो संभवतः उस तीसरी विकल्प से उभर कर आ सकता है, वो शिवजी की बारात। देखिए, खेल दो ही, डार्क हॉर्स खेल दो ही है, या तो बीजेपी का है या क्षेत्रीय ताकतों का है, और उसमें नवीन पटनायक वगैरह इन सबका मौका लग नवीन सकता है। पहला नाम आया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जयललिता, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, जो काबिलियत भी रखती है, शायद उनके नंबर्स भी ज्यादा होंगे। आपके हिसाब से जयंत डार्क हॉर्स? नहीं, मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो भाजपा के तरफ से मतलब संघ परिवार भी चाह सकते हैं कि कांग्रेस के हाथ में चले ना जाए, तो इसीलिए हो सकता है कि उस समय एक प्लान बी जिसको कहते हैं। कौन नाम कौन होगा? उसमें अरुण जेटली से लेकर सुषमा स्वराज, बहुत दो अहम बात की बीजेपी के अंदर से ये नाम उभर कर आ सकते हैं। आपके हिसाब से कौन डार्क हॉर्स हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें जो हालात है उसमें कोई डार्क हॉर्स का जगह है, लेकिन अगर होगी तो वो कोई क्षेत्रीय दल का आएगा और वो राज्यसभा के रूट से फिर आएगा प्रधानमंत्री। अरविंद जी, देखिए 40 के आसपास जो पहुंचेगा उसके लिए चांस है, और ये ममता, जयललिता और आप पार्टी तीनों के लिए मुझे लगता है कि 40 सीट के आसपास इसमें से जो आ जाएगा उसके लिए चांस होगा। बीजेपी भी उसको आगे कर सकती है और कांग्रेस भी आगे कर सकती है, एक दूसरे के। शहजाद पूनावाला, इसी डार्क हॉर्स पर आपकी भी सारी उम्मीदें हैं? जी नहीं, मैं आपको एक बात से वाकिफ करा दूं कि तीसरा मोर्चा नाम की जो चीज़ है ये एक काल्पनिक चीज़ है, और ये देश में कभी
साबित नहीं होगी। ये हर चुनाव के पहले लोग कहते हैं। आपको दूसरी अपने बात शब्द ये ना है कि खाने जो पड़ भी जाए सरकार शहजाद, पता बनेगी, चला या कि तो आप लोगों ने कांग्रेस बाहर से का समर्थन दे गठबंधन, रहे होंगे मोदी को रोकने के लिए। अभिसार भाई, अगली सरकार जो बनेगी वो केवल कांग्रेस के समर्थन या बीजेपी के समर्थन से बनेगी। और तीसरी बात, सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि इस बार वो लोग सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या 2004 और 2009 में अडवाणी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे क्या? चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त है। हमारे तमाम पैनलिस्ट का और मेरे तमाम राजनीतिक मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बड़ी खबर ये कि बीजेपी 217 सीटें ले रही हैं एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में।